नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बुद्धिजीवी मंच के आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का संस्थापक हैं विक्टर माल्टो जी। हम बात करेंगे कि पेशा के लेकर के कई दिनों से या महीनों से कहा जाए तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई बहस करा रहे हैं, कोई महाबहस करा रहे हैं, कहीं पेशा पी पेशा। तो अब जो है आरोप प्रत्यारोप तक पेशा पहुंच गया है। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस तरह से झारखंड के लिए या आदिवासी समाज के लिए पेशा एक्ट 1996 मिला था, अगर वो लागू हो जाता तो क्या आदिवासी आज जहाँ पर हैं वहाँ से कुछ हटके होते या अच्छे आर्थिक रूप से ये होते। लेकिन लगातार जो भी हो, कारण जो भी हो, लगातार ये लोग कोर्ट के न्यायालय के दरवाजे भी खटखटाए कि पेशा एक्ट 1996 लागू हो जाए। लेकिन जो भी हो अभी तक लागू नहीं हुआ और इसी के चलते आज जो आर्थिक झेल रहे हैं झारखंड के लोग, और उसका भी कहीं ना कहीं पेशा नहीं होना उस ये है। लेकिन हम बात करेंगे कि अब दोबारा कोर्ट में न्यायालय में गए हैं, अवमानना सरकार के ऊपर किए हैं कि या तो जल्द से जल्द पेशा लागू हो जाए और नहीं तो जो सरकार का न्यायालय का जो कानून होगा उसको ये होगा। तो हम बात करेंगे इस अब जो अवमानना केस किए हैं, पहले उस पर बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। जोहार। जोहार। अब 1996 एक्ट जो है पेशा का लागू तो था, 2 महीना में लागू हो जाना है, लेकिन आप फिर से अवमानना किए हैं सरकार के ऊपर, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। इसके पृष्ठभूमि में 2-4 लाइन में कहना चाहूँगा कि माननीय संसद को यह अधिनियम को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। 2 लाइन में बोलना चाहूँगा। तो भारत के संविधान में 73rd अमेंडमेंट्स और 74th अमेंडमेंट लाने के बाद संविधान में पार्ट 9 और पार्ट 9A को शामिल किया गया। पार्ट 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O तक अनुच्छेद है और पार्ट 9A में 243P से लेकर के ZG तक अनुच्छेद शामिल है। अब ध्यान देंगे, पार्ट 9 जो पंचायतों की व्यवस्था है 243 से 243O तक गए हैं। फिर लगातार नगर पंचायत यानी म्युनिसिपैलिटी वहां अनुच्छेद 243P से शुरू हो रहा है। तो लोग 73rd अमेंडमेंट तक ही सीमित हो जाते हैं, जो आगे जाते ही नहीं है। या तो उन्हें और अध्ययन करने की जरूरत है या तो छुपाना चाहते हैं आदिवासी मूलवासी समाज से। तो जब माननीय संसद ने यह देखा कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर रोक लगे हैं तो कुछ करना चाहिए। उसी समय 22 दिसंबर 1995 को हमारे डॉक्टर वासुदेव बेस्रा जी ने तत्कालीन जब अविभाजित बिहार था उसमें माननीय पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की थी, यह कहते हुए कि संविधान के भाग 9 के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, यानी पंचायत राज व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं हो सकते हैं। तब माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया तत्कालीन बिहार सरकार को कि आप पंचायत राज चुनाव नहीं करा सकते हैं। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 को असंवैधानिक घोषित किया गया। और आपको हम बता दें, दर्शकों को भी यह सूचना हम दे दें कि जिस पंचायत राज अधिनियम 1993 को हमारे डॉक्टर वासुदेव बेस्रा के मामले में खारिज किया गया था, झारखंड गठन होने के बाद उसी अधिनियम को पंचायती राज अधिनियम 2001 के रूप में अंकित किया गया। लेकिन अभी जो परिप्रेक्ष्य देखा जा रहा है झारखंड में कि पेशा 1996 JPR01, कई लोग कह रहे हैं जो सरकार नियमावली बना के रखे हैं उसी को लागू कर देना चाहिए। कई लोग इसी पर बहस और महाबहस, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कई लोग अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बोलते हैं, वहाँ तो हमारा कोई नियंत्रण है नहीं। भारत का संविधान और भारत का राजपत्र में जो गजट है वहाँ जो प्रावधान है उन्हीं के अध्ययन के आधार पर हम लोग कहते हैं। कौन क्या कह रहे हैं उसका तो जवाब हम नहीं दे सकते, क्षमा चाहेंगे। लेकिन यह फुल टाइटल है द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज 1996। अगर आप शॉर्ट में बोलना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार पी है इसलिए पी पेशा 1996
हम लोग दावा करते हैं, कहते हैं गजट के अनुसार, क्योंकि ये प्रोविजंस का विस्तार है, प्रोविजंस ऑफ पेशा का विस्तार है, 23 प्रावधान का विस्तार है, जिसके तहत हमारी जल, जंगल, जमीन, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खनिज संपदाओं का लाभ मिलेगा, लाभुकों की पहचान होगी, गरीबी उन्मूलन जैसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि प्रोविजंस को हटा दिया गया और पंचायत राज स्थापित हो गया। झारखंड में अभी आप देखेंगे सबसे बड़ा सवाल है कि विशेष हमारा सवाल संवैधानिक पदों में बैठे अधिकारियों से है कि जब संसदीय अधिनियम 1996 को लेकर कोई नियमावली अस्तित्व में है ही नहीं, नगर पालिकाओं के विस्तार को लेकर कोई नियमावली माननीय संसद में बनाया ही नहीं है, तो किस आधार पर झारखंड के 13 अनुसूचित क्षेत्रों पर और 3 आंशिक अनुसूचित जिलों पर पंचायत राज चुनाव और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, यहाँ नगर निगम बनाए गए, वार्ड सदस्य बनाए गए। तो पंचायत राज चुनाव असंवैधानिक है, वहाँ वार्ड को भी लोग डाल दिए हैं। तो हमारा जो पारंपरिक व्यवस्था है झारखंड में, अलग अलग जनजातियों का अपने अपने ढंग से, वहाँ मुखिया व्यवस्था भी है, आपने वार्ड सदस्य को भी वहाँ लगा दिया है। तो दोनों ही जो असंवैधानिक व्यवस्था है या गैर आदिवासी व्यवस्था है, वहाँ तो हमारी पारंपरिक व्यवस्था को खत्म कर रही है। इस और ग्राम सभा तो वहाँ ग्राम सभा पे बाद में हम आएंगे। अच्छा, हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था को किस तरह से जाने अनजाने में लोग स्वीकार कर चुके हैं, इसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। तो माननीय संसद ने अधिनियम 1996 बनाया, उसके कुछ उपबंधों को हम आपके सामने रखना चाहेंगे। पहली बात है कि संसदीय अधिनियम 1996 को पढ़ने के समय पाठकों को यह ध्यान रखना है अपने दिमाग पर कि अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक आज भी लगे हैं, आज भी यह संविधान का एक हिस्सा है। अच्छा। उसके बाद जब हम पी पेशा 1996 की तरफ पढ़ते हैं तो इसके उपबंध 3 में स्पष्ट लिखा है कि भारत का संविधान के भाग 9 में जो पंचायतों की व्यवस्था है उसे अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार किया जाता है, बशर्ते कि वह अपवादों और उपांतरणों के अधीन हो, जिसका वर्णन पी पेशा के उपबंध 4 में जिक्र किया गया है। तो पंचायतों के भाग 9 का विस्तार हुआ है, लेकिन एक कंडीशंस लगा दिया गया है, अपवाद और उपांतरण वाला पंचायत जाएगा। अपवाद का मतलब झारखंड में जितने भी जनजातियां हैं उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है, जिसको हम अपवाद कहते हैं। उपांतरण का मतलब उनके जो समाज के जो प्रधान है, उनके जो विभिन्न नाम है, वो उपांतरण कहे जाते हैं। तो ये अपवाद और उपांतरणों के अधीन ही स्थापित होने वाला पंचायत है। भारत के संविधान में 2 तरह के पंचायतों का जिक्र है। एक अनुच्छेद 40 में है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का स्थापना करेगी। दूसरा संविधान के 6ठी अनुसूची के तर्ज पर पंचायतों की व्यवस्था है। तो समान पंचायत राज व्यवस्था पर रोक लगा है। इसलिए माननीय संसद ने पी पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4 में यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य विधायिका अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के स्तर पर जब भी पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करेगी तो भारत के संविधान के 6 शेड्यूल मतलब 6ठी अनुसूची के पैटर्न को फॉलो करेगी। अब कहते हैं लोग कि फॉलो करेगी, प्रयास करेगा, प्रयास हुआ नहीं किया गया। तो ऐसे लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा, आप पी पेशा अधिनियम 1996 के उपबंध 4 पढ़िए। वहाँ ये लिखा है कि भारत के संविधान में या भाग 9 में किसी भी बातों के होते हुए भी
राज्य विधायिका इनके 23 प्रावधानों के असंगत, विपरीत या इनकंसिस्टेंट कोई भी लॉ नहीं बनाएगा। लॉ नहीं बनाएगा। तो जब कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून नहीं बनाएगा तो राज्य सरकार किस आधार पर झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 का गठन किया? लॉ का लॉ आप कैसे बनाओगे? अधिनियम का अधिनियम कैसे बना सकते हो? तो ये बातें लोगों को समझना है। यहाँ झारखंड पंचायती राज अधिनियम समान क्षेत्र के लिए अधिनियम है जो राज्य विधानसभा के द्वारा पारित है, और पंचायतों के उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 यह माननीय संसद के द्वारा गठित अधिनियम है। हम दर्शकों को आपके माध्यम से बता दें कि भारत का संविधान में एकमात्र अनुच्छेद है 243(m)(4)(b) जो माननीय संसद को यह अधिकार देता है कि वो पार्ट 9 के प्रावधानों को विशेष अधिनियम बनाकर अपवादों और रूपांतरणों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करें, ताकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों पर या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ये अवमानना का जो केस किया वो क्यों जरूरत पड़ा? देखिए, अवमानना की जरूरत, इसके पीछे जो बातें हैं, हम लोगों ने झारखंड गठन होने के साथ ही डॉक्टर वासुदेव बेसरा जी का जो केस ऑर्डर आया था उसको हम लोगों ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को चुनौती दिया कि अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। उस समय से हम लोग माननीय न्यायपालिका में है। अभी जो आदेश आया है वो हमारा तीसरा पिटीशन था एक ही विषय पर। यह सोचने का विषय है कि एक ही विषय पर 3 बार हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किया, और यह PIL नंबर है 1589/2021, इस पर हमारा स्पष्ट प्ली था कि अनुसूचित क्षेत्रों पर जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ स्थापित किए जाए। इस ग्राम सभा के पास विधायिका शक्ति भी है, कार्यपालिका शक्ति भी है, न्यायपालिका शक्ति भी है। हम आपको बता दें कि झारखंड राज्य में जो ग्राम सभा का कंसेप्ट है वो अनुच्छेद 243(a) का कंसेप्ट है, जो राज्य का कानून से चलेगा वो तो यहाँ लागू नहीं होगा। दूसरा ग्राम सभा को यहाँ थोपा गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का ग्राम सभा, उसमें भूमिहीनों को पट्टा देने के लिए वो ग्राम सभा की बैठक होती है। हमारा जो ग्राम सभा है जो अपवादों और उपांतरणों के तहत है, जो हमारे माननीय संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून से बनेगा। इन्हीं के पास 7 शक्तियाँ हैं, जिसका जिक्र पेश अधिनियम 1996 के उपबंध 4(m) में M1 से लेकर के M7 तक जिक्र है। और M7 सबसे बड़ा ये व्यवस्था है कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे ये आदिवासी ग्राम सभा के द्वारा ही सैंक्शन होंगे, बल्कि DMFT के पैसे जो कि हजारों करोड़ आते हैं अनुसूचित क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, आदिवासी मूलवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, जबकि आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना ही नहीं हुई है अधिनियम 1996 के तहत, तो ये पैसे किस आधार पर सरकार खर्च कर रही है? ये पैसे हमारे जिला प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेट्स है वे इस पैसे का खर्च कर रहे हैं, और इन पैसों का उपयोग माइनिंग अफेक्टेड एरिया में या माइनिंग अफेक्टेड लोगों के बीच खर्च ना हो करके ये चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं, PCCC सड़क बना रहे हैं, कहीं स्विमिंग पूल बन रहे हैं, कहीं आपके चैम्बर्स बन रहे हैं, कहीं रिपेयर हो रहे हैं, कहीं JSLPS में खर्च हो रहे हैं, कहीं सिविल सर्जन ऑफिस को दिया जा रहा है, वहाँ डॉक्टरों का पेमेंट किया जा रहा है। तो ये सब तो पैसे का अनियमितता ही हम कहेंगे। आप क्यों नहीं पैसा के तहत ग्राम सभा, आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना करते हैं?
लेकिन एक और बात, आप पी पेशा कुछ पेशा बोल रहे हैं, इसमें अंतर क्या है, या अगर दोनों है तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है? देखिए देखिए, नुकसान तो आप देखें ना, हम्म, अगर आप पी पैसा बोलते तो यहाँ पंचायत राज नहीं होता। क्योंकि ये लोग तो देखिए, ये एक्चुअली लड़ाई है जमीन मालिक और जमीन लुटेरे के बीच में। हम्म, हम जमीन मालिक के हम तो प्रोविजंस बोलेंगे ना, जो लुटेरों के साथ खड़े हैं वो तो चाहेंगे कि हम कहीं ना कहीं कमजोर रखें इस नियमावली को। आखिर माननीय न्यायपालिका का आदेश आया 29 जुलाई 2024 को, अभी तक आपके यहाँ से कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि आप इस माननीय उस न्यायालय के आदेश को आप अनदेखी कर रहे हो। इसलिए हम लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल किया है। आप कहते हैं कि आबुआ राज्य आबुआ दिसुम है, तो आबुआ दिखनी चाहिए ना। आप ट्राइबल सब प्लान के अरबों रुपए डाइवर्ट कर रहे हो, बिना नियमावली कैसे डाइवर्ट कर रहे हो? बिना नियमावली का कैसे आपने 3 बार पंचायत राज चुनाव, नगर पालिका के चुनाव करा दिए? आप लाभुकों की पहचान कैसे कर रहे हो? आप गरीबी उन्मूलन की ये योजना कैसे चला रहे हो, जबकि पी पैसा में आदिवासी ग्राम सभा को ये शक्तियां प्राप्त है? तो सरकार को ये सब चीजें समझनी चाहिए ना। लेकिन दादा, जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि जब पंचायती राज जब चुनाव करा रहा था मुखिया का, वार्ड का, तो आप लोग कोई विरोध ही नहीं किए। किसने कहा विरोध है? मैं तो आपको 1995 से बता दिया ना, हम्म, और आप चाहेंगे तो मैं वो कागज भी आपको दिखा दूंगा। तो मुखिया चुनाव का विरोध किए थे आप? तो उसी समय तो मामला चल रहा था ना। हाँ, लेकिन कहना का आंदोलन आप जिस तरह से आज आप लोग आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, उस तरह से उसमें आंदोलन नहीं किया कि मुखिया का चुनाव नहीं हो। ऐसा नहीं, देखिए, हाँ, हम लोग अधिकारी वर्ग रहे हैं, हम लोग भी कार्यालय चलाते हैं, हम लोग ये देश हित राष्ट्र हित में अपने जीवन के समय को दिए हैं। हमारा मामला जो हमने नंबर बताया, PIL नंबर 1589/2021, सुनवाई के दौरान मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 24 मार्च 2022, सरकार ने माननीय कोर्ट से प्रार्थना किया कि मुझे 8 सप्ताह का समय दिया जाए, हम नियमावली बना के प्रस्तुत करेंगे। दुख की बात है, इसी बीच सरकार ने पंचायत राज चुनाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। मैं तो आपको डेट बता रहा हूँ ना, तो कैसे कर सकते हैं कि हमने विरोध है? हमने संवैधानिक विरोध हम नहीं करते हैं, हम भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान के साथ विरोध, नियम कानून के तहत विरोध किया। विरोध भी नहीं, विरोध भी हम क्षमा चाहेंगे आपसे, विरोध की बात है, हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। हम मार्गदर्शन कहा जा सकता है इसको। सरकार का, साथ ही संवैधानिक पदों में बैठे सभी माननीय लोगों का, समाज का, एक्टिविस्ट के समूह का हम लोग मार्गदर्शन करते हैं, हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हाँ, ये भी जरूरी है कि लोगों का मार्गदर्शन करना भी है। हाँ, हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी सोच है, हाँ, लेकिन इसको हम मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन दादा, ये जो अवमानना सरकार के ऊपर जो किया है पेशा एक्ट 996 लागू करने के लिए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कोई खेला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोगों का मानना है। अब तो मामला माननीय कोर्ट और सरकार के बीच में इसी लोग कह रहे हैं कि उलझाने के लिए डाला गया होगा। मैं तो आपको सभी तरह के कागज दे दिए। केंद्रीय पंचायत राज विभाग से भी चिट्ठी हमारी आई है, हमारे पास आई है। उन्होंने पंचायत राज विभाग को चिट्ठी लिखा है कि माननीय कोर्ट के आदेश के तहत आप कार्रवाई करो, और उसकी जानकारी आप पिटिशनर को भी दो। हम आपको दिखाए ना, तो सरकार को देना चाहिए ना। जनजातीय मंत्रालय से भी ऑफिस मेमोरेंडम आया है जनजातीय विभाग प्रधान सचिव को, तो सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे तो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? क्योंकि संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों का लागू नहीं हुआ। यहाँ जिस व्यवस्था पर रोक थी, पंचायत राज व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था रोक थी, इसे यहाँ थोप दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र में स्वशासी जिला परिषद और आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना नहीं हुई, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र के शांति और स्वच्छ प्रशासन के लिए जरूरी था, यहाँ के लोगों के कल्याण और उन्नति के लिए जरूरी था।
क्योंकि इसका अनुपालन नहीं हुआ, इसलिए अनुसूचित क्षेत्रों में गरीबी है, भुखमरी है, पलायन है, अशिक्षा है, मानव तस्करी है, भ्रष्टाचार है और अन्य तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। हम आपके माध्यम से संवैधानिक पदों में बैठे सभी माननीयों से अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि भारत का संविधान के तहत जो पीपीएस अधिनियम 1996 बना है, जो लागू हो चुका है, प्रभावी हो चुका है, क्योंकि पीपीएस अधिनियम 1996 के उपबंध 5 स्पष्ट करता है कि जिस तिथि को माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति मिलेगी, उस तिथि को जो भी प्रावधान पीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत होंगे, उसे बदलने की सीमा, अमेंड करने की सीमा 1 साल ही निर्धारित की गई थी। तो आज तो वो सभी चीज स्थापित हो गए हैं। सरकार आप ये कहना चाह रहे था कि पीपीएस 1996 लागू है, स्थापित है, हाँ। स्थापित हो चुका है, ये अभ्यास में नहीं है। अच्छा, स्पष्ट करना चाहेंगे, ये अभ्यास में नहीं है। एक व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ स्थापित है, उसके ऊपर आप दूसरी व्यवस्था आप स्थापित करना चाहोगे, ये होगा नहीं होगा। और जब नियमावली नहीं बना है तो केंद्र सरकार क्यों फंड दे रहा है? क्यों फंड दे रहा है केंद्र सरकार? तो फंड का दुरुपयोग है। तो हम तो आपके माध्यम से मतलब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति भवन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। राजभवन झारखंड का भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। मानव अधिकार आयोग का भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का भी हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि नियमावली नहीं बनी है। और हम दावा करेंगे कि 10 राज्यों में जहां अनुसूचित क्षेत्र है, कहीं भी पीपीएस के प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। ये पंचायत राज की व्यवस्था ही पीपीएस अधिनियम 1996 के नाम से चलाए जा रहे हैं। यही कारण है कि 10 राज्यों में हमारी गरीबी, अशिक्षा की दरें काफी ऊंची जा रही है। मैंने आप कह रहे हैं कि पीपीएस के नाम पर पंचायती राज चल रहा है। 10 राज्यों में चल रहा है। मेरा दावा है। और इसीलिए पंचायती राज अपने हिसाब से मुखिया पार्ट जो बोल रहे हैं वो चुनाव कर रहा है। ग्राम सभा को कहीं से कहीं वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ग्राम सभा कहीं नहीं है। भारत सरकार की चिट्ठी हमारे पास है। उस चिट्ठी में लिखा है कि 15 जुलाई या 15 मार्च 2024 तक 10 राज्यों में ग्राम सभा के लिए आवश्यक नियमावली बना ली जाए। इसका मतलब है कि 10 राज्य में नहीं है आपके पास। लेकिन अब हम झारखंड की बात करेंगे। नियमावली जो बनाने की आप बात कर रहे हैं कि नियमावली नहीं बना है या बनाना चाहिए, तो ये किनके जिम्मेवारी बनता है कि नियमावली बने? नियमावली नहीं, जो 23 प्रावधान है उसके धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4M और धारा 4O के अनुपालन में अनुसूचित क्षेत्रों में जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना कुल 7 शक्तियों के साथ, इनकी स्थापना के लिए सरकार अविलंब अधिसूचना जारी करे। लेकिन अधिसूचना जारी होने में, जैसे झारखंड बल्ला भी आज 25 साल हो गया है, इतना देर क्यों? और कौन ऐसे लोग हैं कि इसको रोकने को ये करते हैं? देखिए, ये तो एक जांच का विषय है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको कहा कि ये लड़ाई धर्म की नहीं है। नहीं, हम तो वहां पर जा भी नहीं रहे हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं सरना ईसाई, तो हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ जो जा रहे हैं, ये लड़ाई जमीन मालिक और जमीन लुटेरे के बीच है। ये कि अगर ग्राम सभा ताकतवर हो जाएंगे, आदिवासी ग्राम सभा अगर ताकतवर हो जाएंगे, तो जो भी है भू माफिया या खनन माफिया, ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार नहीं कर, वो नियंत्रित किए जाएंगे। अच्छा, नियंत्रित किए जाएंगे। देखिए, उद्योग लगने का
माइनिंग एक्टिविटीज का हम विरोध नहीं करते हैं, मेरी बातों को समझिए। हाँ, यहाँ जो मिनरल रिसोर्सेस है, यहाँ बहुत सारी कंपनी, सपोज टाटा ही है, तो टाटा के यहाँ टाटा कंपनी काम कर रही है, तो कम से कम 26% आदिवासियों को तो नौकरी देना चाहिए उनको। हाँ। 14% मूलवासी को तो नौकरी देनी ही चाहिए, 10% शेड्यूल कास्ट को तो देनी ही चाहिए। क्या टाटा कंपनी ऐसी बात कहेंगे कि हम इतने परसेंटेज पे नौकरी दे रहे हैं, आप हमारी जमीन ले लिए हैं, है ना? तो हम चाहते हैं कि टाटा जैसे कंपनी काम करे, रुंगटा जैसे कंपनी काम करे, लेकिन हमारा जो ड्यू शेयर है, हाँ, वो तब ना हमारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होगा। सकारात्मक विचार रखने की जरूरत है, विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, सकारात्मक पहल करना चाहिए। सहयोग करते हुए आप राज्य को आगे ले जाइए, देश को आगे ले जाइए। हमारा ये सुझाव हमेशा से रहा है। चलिए अब आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संस्थापक विक्टर माल्टो की बात आप सुन रहे थे, जितने अच्छे तरीका से ये समझाने की कोशिश की कि पी पेशा ये क्यों कहते हैं और पी पेशा जब लागू होगा तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये भी बात को रखे। और ये कहे कि हम लोग विकास विरोधी की बात नहीं कर रहे, हम लोग सकारात्मक पहल की बात करते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाहर की कंपनियां, जैसे टाटा की बात किए और तमाम कंपनियां की आए काम करे, लेकिन वो जो आदिवासी हित की बात है उस पर भी ध्यान रखे, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे वहाँ पर विकास की बात हो, उस पर ये कहे कि उसको ध्यान रखना। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के तरफ से या सांसद का जो नियम बनाना है उस पर भी लगातार वो कह रहे हैं कि नियमावली जो बनना है या जिस तरह से यहाँ का लागू होना है उस पर भी राज्य सरकार, जैसे कई राज्यों के नाम लिए, 10 राज्य का भी नाम ले रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि लगातार उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, बनाइए और लागू कीजिए, और आदिवासी ग्राम सभा कुल सुचारू रूप से चलने का प्रावधान बनाइए। लेकिन जिस तरह से झारखंड की बात करें कि हाँ पेशा पी पेशा, जिस तरह से पहले हम बता चुके थे कि आपस में जिसे लोग कह रहे हैं कि फला दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो नहीं, अब इस बार जितना क्लियर साफ साफ समझाए कि पी पेशा हम क्यों कहते हैं, पी पेशा से क्या बेनिफिट होगा और ये आदिवासी ग्राम सभा लागू करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, तो तमाम बात रखे और दर्शकों को कोशिश किए कि बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।